आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर द प्राइज पोएम। तो सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी के टाइटल को समझ लेते हैं अच्छे से। तो इस स्टोरी का टाइटल है द प्राइज पोएम। और मुझे ये पता है कि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आप लोग को आइडिया मिल चुका होगा कि ये जो स्टोरी है इसमें कोई कंपटीशन हो रहा होगा पोएम का, या तो लिखने का या तो रिसाइट करने का। और जो इन चीज़ों में बेस्ट रहेगा उसे ये प्राइज़ मिलेगा। तभी तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द प्राइज़ पोएम, है ना। तो हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे एक पोएम कंपटीशन के बारे में और ये जानेंगे कि जो विनर है उसे कैसे प्राइज़ मिला। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा। शुरू करें अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Here is a story about a poetry competition for students at St. Austin College. The prize for the competition was sponsored by a rich man and its topic was chosen by the headmaster. A handful of students looked forward to this, but most considered it burden. Read this story to find out what happens when students struggle to come up with a poem for the competition. तो ये जो पोइट्री कंपटीशन हो रहा है ये सेंट ऑस्टिन्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच हो रहा है और इस कंपटीशन का जो प्राइज़ था वो स्पॉन्सर्ड किया था एक रिच मैन। आई होप आप स्पॉन्सर्ड का मतलब समझ गए होंगे। आपने टीवी में बहुत सारे ऐसे शोज़ देखे होंगे जो स्पॉन्सर्ड होता है कोई ब्रांड से, और जब वो शो चलता है तो उस ब्रांड का नाम लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द कपिल शर्मा शो, उस शो में भी बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो स्पॉन्सर्ड करते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि जब कोई अच्छा गाना गाता है या कोई डांस करता है अच्छा, तो उसमें कुछ गिफ्ट्स दिया जाता है ना, तो और उसके बदले में क्या उस कंपनी का नाम लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एडवर्टाइज होता है कंपनी का, तो उसी को कहते हैं स्पॉन्सर्ड। तो ये जो प्राइज़ है वो स्पॉन्सर्ड है एक रिच मैन से। एंड इट्स टॉपिक वॉज चूजन बाय द हेड मास्टर, और जो पोएम का जो टॉपिक है वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल चूज करेंगे। ए हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स लुक्ड फॉरवर्ड टू दिस। बहुत ऐसे बच्चे थे जो इस पोएम को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड थे, बट मोस्ट कंसिडर्ड इट अ बर्डन। पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो कि इस कंपटीशन को बोझ समझ रहे थे, बर्डन समझ रहे थे। बाय द वे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पोइट्री पसंद है, और जो आपके लिटरेचर बुक में जो पोइट्री है उसे पढ़कर आप समझ पाते हो कि क्या लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो आप अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। Reynolds was in infirmary convalescing after an attack of German measles when he received a visit from Smith, an ornament of the 6th. रेनॉल्ड्स वॉज इन इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का मतलब होता है हॉस्पिटल, तो रेनॉल्ड जो था वो हॉस्पिटल में था। कॉन्विलेसिंग आफ्टर एन अटैक ऑफ जर्मन मीजल्स व्हेन ही रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम स्मिथ, एन ऑर्नामेंट ऑफ द 6th। एन ऑर्नामेंट ऑफ द 6th मतलब होता है स्टूडेंट जो कि क्लास 11 या 12 में हो। कॉन्विलेसिंग आफ्टर एन अटैक ऑफ जर्मन मीजल। जर्मन मीजल एक तरीके का जो पॉक्स होता है, जैसे दाग हो जाते हैं स्किन में, तो जर्मन मीजल भी एक तरीके का बीमारी है जो कि दाग हो जाता है, जब वो होता है तो दाग हो जाता है बॉडी में। रेनॉल्ड को जर्मन मीजल हो गया था तो वो अस्पताल में भर्ती था और वो रिकवर हो रहा था। तभी उससे मिलने के लिए स्मिथ पहुंचे अस्पताल। बाय जोव, रिमार्क द जेंटलमैन गेजिंग एनवियसली राउंड द सिक रूम, दे सीम टू डू यू प्रिटी वेल हियर। बाय जोब, बाय जोब का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना हे भगवान, तो उसी तरीके से क्रिश्चियन में बोला जाता है बाय जोब। रिमार्क द जेंटलमैन, स्मिथ अस्पताल देखकर बोला बाय जॉब, और गेजिंग एनवियसली राउंड द सिक रूम, और फिर वो हॉस्पिटल के चारों ओर घूमने लगा, मतलब उस कमरे में घूमने लगा जिस कमरे में रेनॉल्ड था। और फिर वो बोला दे सीम टू डू यू प्रिटी वेल हियर। फिर वो बोला कि यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी देख रेख अच्छे से कर रहे होंगे ये लोग। यस, नॉट बैड इज इट, टेक अ सीट, एनीथिंग बीन हैपनिंग लेटली। तो रेनॉल्ड बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, और बैठो तुम और बताओ क्या चल रहा है आजकल। नथिंग मच, आई सपोज यू नो वी बेट द MCC बाय अ विकेट। रेनॉल्ड्स के पूछने पर स्मिथ बोला कि नथिंग मच, आई सपोज यू नो वी बिट द MCC बाय अ विकेट। ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है, आई होप तुमको ये खबर मिल गई होगी कि हम लोगों ने MCC को एक विकेट से हरा दिया है। MCC कोई क्रिकेट टीम होगा।
यस, सो आई हर्ड, एनीथिंग एल्स? तो रेनॉल्ड्स कहते हैं कि हाँ वो तो मैंने सुना, और कुछ चल रहा है क्या? प्राइज पोएम, सेड स्मिथ। स्मिथ बोला कि यस, प्राइज पोएम, विदाउट इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब कि सुस्त होकर बोला कि हाँ प्राइज पोएम। ही वॉज नॉट अ पोएट। जो स्मिथ था वो पोएट नहीं था। रेनॉल्ड्स बिकम इंटरेस्टेड एट वंस, और ये सुनते ही रेनॉल्ड्स जो था वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया। इफ देयर वॉज वन रोल इन विच ही फैंसीड हिमसेल्फ, एंड इंडीड देयर वर अ गुड मैनी, इट वॉज दैट ऑफ अ वर्सीफायर। वर्सीफायर का मतलब होता है जो पोएम लिखता है, उन्हें वर्सीफायर कहते हैं। हिज ग्रेट एम्बिशन वॉज टू सी सम ऑफ हिज लाइन्स एंड प्रिंट। तो रेनॉल्ड्स का कुछ एम्बिशन था, एम्बिशन मतलब कि उसका कुछ लक्ष्य था कि वो जो पोएम लिखता है ना उसका पोएम प्रिंट हो। एंड ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड द हैबिट ऑफ सेंडिंग दैम टू अप टू अ वेरियस पीरियोडिकल्स विथ नो रिजल्ट सो फार। और ये जो उसका चाहत था कि उसका पोएम प्रिंट हो मैगजीन्स में, तो इसके लिए वो पोएम्स जो है वो भेजता रहता था डिफरेंट मैगजीन्स में छपने के लिए। बट अभी तक उसका एक भी पोएम किसी भी मैगजीन में नहीं छपा था। वॉट इज़ द सब्जेक्ट दिस ईयर, ही आस्क्ड। रेनॉल्ड पूछता है कि ठीक है, पोएम का क्या सब्जेक्ट होगा इस साल? द कॉलेज ऑफ ऑल थिंग। स्मिथ ने बोला कि इस बार जो पोएम कंपटीशन है, इस पोएम कंपटीशन का जो टाइटल है, जो सब्जेक्ट है वो ये कि कॉलेज के बारे में पोएम लिखना है। कुडंट हैव अ बेटर सब्जेक्ट फॉर एन ऑड। तो ऑड जो होता है ए टाइप ऑफ पोएम होता है। पोएम्स भी बहुत तरीके का होता है, ऑड होता है, एलेजी होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, डिफरेंट टाइप का पोएम होता है। और ये जो ऑड होता है उसमें किसी के बारे में लिखा जाता है। विश आई वॉज इन द इन्फर्मरी, सेड स्मिथ। फिर स्मिथ बोला, जो रेनॉल्ड का फ्रेंड था, वो बोला कि काश हम इस हॉस्पिटल में भर्ती रहते अभी। रेनॉल्ड वॉज स्टक विथ एन आइडिया। रेनॉल्ड जो था वो बहुत एक्साइटेड था और वो इस आइडिया को लेकर स्टक था। Look here, Smith, he said. If you like, I will do you a poem and you can send it up. If it gets the prize. Oh, it won't get the prize, Smith put in eagerly. Rogers is a certain for that. If it gets the prize, repeated Renault with asperity, you will have to tell the old man all about it. He will probably curse a bit, but that can't be helped. How is this for a beginning? रेनॉल्ड्स जो था वो तो पोएम का शौकीन था और स्मिथ जो था पोएम से दूर भागता था। तो रेनॉल्ड बोला स्मिथ को कि एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए पोएम लिख देता हूँ और तुम उस पोएम को सबमिट कर देना, और अगर उसमें प्राइज़ मिलेगा तुम्हें तो ये कंप्लीट करने से पहले ही स्मिथ जो था वो बोलने लगा, ओह इट वॉन्ट गेट द प्राइज़, अरे नहीं प्राइज़ मिलेगा, रोजर्स इज़ अ सर्टेन फॉर दैट, रोजर जो है उसे प्राइज़ मिलेगा। तो रेनॉल्ड फिर उसे समझाता है स्मिथ को कि देखो मैं तुम्हारे लिए पोएम लिखूंगा, ठीक है, और अगर तुम्हें बाय चांस प्राइज़ मिल जाता है उस पोएम का तो तुम बाद में उस ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन कौन, जो रिच ओल्ड मैन था जो स्पॉन्सर्ड किया था इस प्राइज़ को, तो उसे तुम सभी सच बात बता देना कि ये जो पोएम था वो मैंने नहीं, मेरा फ्रेंड रेनॉल्ड लिखा था। बाद में उसे गुस्सा आएगा बट वो बाद में माफ़ कर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। तो रेनॉल्ड जो था वो पहले से कुछ पोएम्स लिख के रखा था, तो वो स्मिथ को दिखाया और उस पोएम में लिखा हुआ था, इम्पोजिंग पाइल रेयर्ड अप माइडेस्ट प्लीजेंट ग्राउंड्स, द सीन ऑफ मैनी बैटल लॉस्ट और वॉन एट क्रिकेट और एट फुटबॉल हुज रेड वॉल्स, फुल मैनी अ सन हैड किस्ड एवर डे इज डन। ये लाइन्स सुनते ही स्मिथ बोला, वेल सेड स्मिथ, आई मस्ट बी ऑफ नाउ। स्मिथ बोला कि ठीक है अब मुझे निकलना चाहिए। वी हैव गॉट अ हाउस मैच ऑन, हम लोग का हाउस मैच चल रहा है। थैंक्स ऑफुली अबाउट द पोएम, और फिर वो थैंक यू बोला पोएम के लिए। लेफ्ट टू हिमसेल्फ, रेनॉल्ड सेट हिमसेल्फ सीरियसली टू कंपोजिंग फॉर एन ऑड दैट शुड डू हिम जस्टिस। तो रेनॉल्ड जो था वो सीरियस होकर बैठ गया इस पोएम को लिखने के लिए और वो बोला कि यही एक अच्छा मौका है जब मुझे जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलना मतलब कि उसका पोएम कैसा है, अच्छा है या बुरा है, अगर इस कंपटीशन में पता चल जाए तो जस्टिस मिलेगा। मतलब आई होप समझ रहे होंगे आप कि अगर अच्छा होगा तो प्राइज़ मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। That is to say, he drew up a chair and table to the open window, wrote down the lines he had already composed,
तो फिर एक पेपर लिया और जो ये लाइन पहले लिखा था, जो लाइंस मैंने आपको सुनाया, तो वो लाइंस को फिर से एक पेपर में लिखा एंड बिगेन चूइंग अ पेन, और फिर वो अपना पेन चबाने लगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही रोट अनदर 4 लाइन्स, फिर कुछ देर के बाद उसने फिर 4 लाइन कुछ लिखा। क्रॉस देम आउट एंड सेलेक्टेड अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर, और फिर उसे काट दिया और एक नए पीस ऑफ पेपर लिया। ही देन कॉपीड आउट द हिज फर्स्ट 4 लाइन्स, और फिर उस फ्रेश पेपर में उसने उन स्टार्टिंग के 4 लाइन्स को लिखा। Again, eating his pen to a stamp, he jotted down the 2 words boy and joy, और फिर वो पेन चबाते चबाते सोच रहा था कुछ, और फिर वो पेपर के एंड में लिखा बॉय और जॉय। दिस लेड हिम टू सेलेक्ट द थर्ड पीस ऑफ पेपर, और फिर ये लिखने के बाद उसने तीसरा पेपर लिया। ऑन विच ही प्रोड्यूस द टाइटल ऑड टू द कॉलेज, और जो रेनॉल्ड्स पोएम लिख रहा था उस पोएम का जो टाइटल उसने दिया वो था ऑड टू द कॉलेज इन प्रिंटेड लेटर एट द टॉप, और बहुत बोल्ड लेटर में इसे लिखा ऊपर में। He was admiring the neat effect of this when the door opened suddenly and violently, और रेनॉल्ड जब वो पोएम्स लिख लिया था तो उसे निहार रहा था और अपनी तारीफ़ कर रहा था खुद से। तभी क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला और फिर बंद हुआ बहुत वायलेंटली, मतलब बहुत ज़ोर से। एंड मिसेस ली, अ लेडी ऑफ एडवांस्ड ईयर एंड एनर्जेटिक हैबिट, तो फिर उस दरवाज़ा बंद होने के बाद अंदर आई मिसेस ली, जो कि एक लेडी थी एडवांस्ड ईयर की एंड एनर्जेटिक हैबिट, हुज ड्यूटी इट वॉज टू मिनिस्टर टू ऑल द नीड्स ऑफ द सिक एंड वुंडेड इन द इन्फर्मरी एंटर्ड विथ हिज टी, और इनका काम था मिसेस ली का कि जो भी इन्फर्मरी में है, हॉस्पिटल में है, उनका देख रेख करें। सी फ्लंग वाइड द गेट ऑफ द सिक रूम एंड द रिजल्ट वॉज दैट इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अ थॉट ड्राउट वॉज इस्टेब्लिश्ड, और जब वो आई तो जब वायलेंटली दरवाजे को बंद की तो पूरा तूफान सा आया और जो पेपर रखा हुआ था वो उड़ गया। द एयर वॉज थिक with flying papers, and when calm at length succeeded storm, 2 editions of Ode to the College were lying on the grass outside, और वो हवा के कारण जो 2 पेपर था वो बाहर घास पर गिर गया। रेनॉल्ड्स अटैक्ड द टी विदाउट अटेम्प्टिंग टू रिट्राइव हिज वैनिस्ड वर्क, रेनॉल्ड्स अपना पोइट्री को अधूरा छोड़कर वहाँ से चला गया और बोला, पोइट्री इज़ गुड बट टी इज़ बेटर। Besides, he argued within himself, और फिर वो अपने में आर्ग्यू करके बोला, he remembered all he had written, वो जितने भी लाइंस लिखे थे उसे सभी याद है, and could easily write it out again, और फिर से वो सभी लाइंस को ये लिख सकते हैं। So as far as he could concern, those 3 sheets of paper were a closed book. रेनॉल्ड्स जो है वो चाय पीने के लिए चले गए थे और फिर वो खुद में बोले कि मैंने जो भी अभी लिखा था वो सभी मुझे याद है, और ये पेपर्स जो थे ये क्लोज्ड बुक हो गए थे। क्लोज्ड बुक हो गए थे मतलब उड़कर बाहर चले गए थे। लेटर ऑन इन द आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर को, माउंटगमरी ऑफ द 6th हैपेंड टू बी पासिंग बाय द इन्फर्मरी, माउंटगमरी भी हॉस्पिटल के पास से ही पास कर रहा था। व्हेन फेट, और किस्मत से, एडेड बाय अ सडन गस्ट ऑफ विंड ब्लू अ पीस ऑफ पेपर एट हिम, his eye fell on the words "Ode to the College." Montgomery, like Smith, was no expert in poetry. He had spent a wretched afternoon trying to hammer out something that would pass muster in the poem competition, but without the least success. There was 4 lines on the poem, 2 more, and it would be a poem, and capable of being entered for the prize as such. The words imposing pile with which the fragments in his hand began took his fancy immensely, and in less than 3 hours he had added the necessary couplet. How truly sweet it is for such as me to gaze on thee. माउंटगमरी जो कि एक स्टूडेंट था 6th का, 6th मतलब फाइनल ईयर का, तो वो गुजर रहा था हॉस्पिटल के पास से, तो किस्मत से एक हवा का झोंका चला और वो जो पेपर जिसमें कि रेनॉल्ड्स पोएम लिखा था ऑड टू द कॉलेज, वो पेपर बिल्कुल माउंटगमरी के सामने आ गया और माउंटगमरी का नज़र पड़ा उस पेपर में और उस पेपर में लिखा हुआ था ऑड टू द कॉलेज। और माउंटगमरी भी कोई एक्सपर्ट नहीं था स्मिथ के जैसा पोइट्री में,
तो वो जब इन 4 लाइंस को पढ़ा तो इसे बहुत अच्छा लगा माउंटगमरी को। तो माउंटगमरी सोचा कि 4 लाइंस तो मुझे मिल गए हैं, बस और 2 लाइन इसमें मैं लिख दूंगा तो ये पूरा पोएम बन जाएगा और ये पोएट्री कंपटीशन में जाने के लायक हो जाएगा ये पोएम। और फिर माउंटगमरी उस पेपर के टुकड़े को अपने साथ लेकर चला गया और बैठकर सोचने लगा कि इसमें और कौन सा मैं 2 लाइंस जोड़ दूं ताकि ये एक पोएम बन जाए। तो बहुत सोचने के बाद माउंटगमरी लिखा, हाउ ट्रूली स्वीट इट इज़ फॉर सच एज मी टू गेज ऑन दी। तो ये 2 लाइंस ऐड कर दिया और फिर ये काफ़ी खुश हो गया माउंटगमरी कि चलो अब मेरा पोएम जो है वो कंप्लीट हो गया और अब ये पोएम पोइट्री कंपटीशन में इसको अप्लाई करने के लिए लायक हो गया ये पोएम। तो क्या मैं आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक रखूं? मैं कंटिन्यू कर दूंगा पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर यहाँ तक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।